अब हम एग्जाम्पल 27.5 को सॉल्व कर दें और हम देखेंगे कि यहाँ हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। अब इस एग्जाम्पल में जो हमें समझाने की कोशिश हो रही है वो है कि इलेक्ट्रॉन कोलिजन्स इन अ वायर, कि हमें पता चले कि मैग्नीट्यूड्स ऑफ कोलिजन्स जो है ना वो क्या है। पार्ट ए में कहा जा रहा है कि आप 27.1 जो एग्जाम्पल था जो हम सॉल्व कर चुके थे, आप उसका डेटा यूटिलाइज कर ले और एस्टिमेट द एवरेज टाइम बिटवीन कोलिजन्स फॉर इलेक्ट्रॉन इन हाउसहोल्ड कॉपर वायरिंग, और आप टाव कैलकुलेट कर ले कि टाव जो है ना वो कितना आता है। और पार्ट बी में कहा जा रहा है कि अगर एवरेज वेलोसिटी या स्पीड इलेक्ट्रॉन की कॉपर वायर में ये हो तो आप मीन फ्री पाथ कैलकुलेट कर लें कि वो कितना आता है। तो हम पार्ट ए को जो है ना वो पहले सॉल्व करते हैं। पार्ट ए में हमने जो है ना वो डेटा लेना है एग्जाम्पल 27.1 से। तो हमें क्या डेटा वहां से लेना चाहिए? पहले हम अपना इक्वेशन लिखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट जो है ना वो क्या है। टाव को हमने डिराइव किया कि दिस इज ME ओवर NQ स्क्वायर रो। तो अब ME तो हमें पता है कि ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि 9.11 10⁻³ kg होता है, और N की वैल्यू जो है ना हमने वहां पर कैलकुलेट की थी जो आ रही थी 8.49 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, और रो की वैल्यू भी हमने रो जो वहां पे रेजिस्टिविटी हमने यूटिलाइज की थी कॉपर वायर के लिए, वो रो की वैल्यू थी 1.7 10⁻⁻8 ओहम मीटर। तो सिर्फ एक Q रह जाता है। Q की वैल्यू जो है ना चूंकि वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है तो ये 1.6 10⁻⁻19 कूलम है। और अब सिर्फ इन वैल्यूज को इसी एक्सप्रेशन में रखना है और हमने कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशंस इसकी इस तरह है कि 9.11 10⁻31, और मैं डायमेंशन साथ लिखता जाता हूं ताकि हम कुछ गलती ना करें। और n जो है ना वो है 8.49 10⁻28 और 1 मोल n³ है डायमेंशंस, और फिर q स्क्वायर है तो 1.6 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख देता हूँ, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी की वैल्यू है 1.7 10⁻⁻8 ओहम मीटर। इसको मैं जब कैलकुलेट कर लेता हूं तो टाव आ जाता है 2.5 10⁻⁻14, और जाहिर है टाव तो वो टाइम है, एवरेज टाइम है बिटवीन कोलिजन, तो इसका यूनिट तो सेकेंड हो गए। लेकिन क्या बाकी यहां से सेकेंड आता है? तो हम यहां से डायमेंशन कैलकुलेशन भी जो है ना वो सीखेंगे। देखें, ये है किलोग्राम और इसको आप डिवाइड कर रहे हैं 1 और m³ से, तो m³ ऊपर चला जाएगा, इस तरह आएगा। यहां पे कूलम स्क्वायर है और यहां पे ओहम मीटर है। अब मीटर जो है ना वो सिंप्लीफाई हो गया, इसके साथ तो 2 बच जाएगा, तो ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और ओहम जो है ना वो हम किस तरह सब यूनिट्स में लिखेंगे। हमें देखें
कोई भी डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए हमें उसके सबसे आसान इक्वेशन की तरफ जाना चाहिए। तो V इक्वल आई आर का तो हमें पता है। अब यहां से ये अगर ओम में है तो ये वोल्ट में है और ये एम्पेयर में है करंट। तो वोल्ट पर एम्पेयर जो है ना वो आ जाएगा यहाँ पे, वोल्ट पर एम्पेयर ओम के लिए आ गया। अब हमने इसको और जो है ना वो मुख्तसर करना है ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई इससे सेकंड के डायमेंशंस आते भी है कि नहीं। वोल्ट पर एम्पेयर जो है ना ये बड़ी मुश्किल कैलकुलेशंस है, लेकिन हमने वही टेक्निक अपनानी होगी कि हम कुछ ऐसे इक्वेशंस की तरफ जाएंगे जिससे हमें ये यूनिट कैलकुलेट करने आसान हो। तो देखें कि वोल्ट के लिए यानी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जब डी मल्टीप्लाई करते हैं डिस्टेंस तो इसको हम V कहते हैं ना, यानी V और D को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं। तो ये वोल्ट है, तो यहाँ पे ये यानी 1 वोल्ट है, तो ये 1 न्यूटन पर कूलम और ये मीटर आ जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हम क्या लिखते हैं, F इज इक्वल टू QE है। तो ये न्यूटन है और ये पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम मैंने लिखा और यहाँ पे मैंने M लिखा। अब इसी तरह आप A की तरफ चले जाएं तो A के लिए जो सादा सा इक्वेशन है Q और T, तो ये कूलम और सेकंड आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर और यहाँ पे लिख लेंगे कूलम स्क्वायर। वोल्ट की जगह हम लिख लेंगे न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर और ए की जगह हम लिख लेंगे कूलम पर सेकंड। लेकिन हमें चूंकि ये 1/a लिखना है तो ये सेकंड और कूलम हो जाएगा, तो ये सेकंड और कूलम। अब यहाँ पे कूलम स्क्वायर इन दो के साथ कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे मीटर जो है इसके साथ सिंप्लीफाई होंगे, उधर सिर्फ मीटर बच जाएगा। तो अभी जो हमारा रिलेशन जो आ गया वो है किलोग्राम मीटर और यहाँ पे सिर्फ न्यूटन है। तो अब न्यूटन को हमने जो है ना वो लिखना है। देखिए न्यूटन को मैं यहां से लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम और मीटर है तो मैं ये वाला तो नहीं यूज करूंगा, MA यूज कर लेता हूं। तो यहाँ पे न्यूटन और यहाँ पे किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस चीज को यहाँ पे हम यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पे 1 सेकेंड इसका आता है न्यूटन और ये सेकेंड, तो इसको अब हम लिखते हैं किलोग्राम मीटर और न्यूटन को लिख लेते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 सेकेंड लिया जाएगा। तो किलोग्राम मीटर से कट जाएंगे, 1 S से कट जाएगा। अब ये 1/s है, ऊपर जाएगा तो ये S हो जाएगा। तो हमने डायमेंशंस इसकी कैलकुलेट कर लिए कि हाँ डायमेंशनली ये इक्वेशन करेक्ट है और यहाँ पे इसकी डायमेंशन सेकेंड ही आ रही है। अब अगर हम इस टाइम को देखें तो ये टाइम बहुत ही कम है। कितना कम है, देखें एक इलेक्ट्रॉन जब हम किसी लेवल से एक्साइट करते हैं और वो किसी हायर लेवल पे आता है, वहां से वो कितने टाइम में फिर वापस आ जाता है, कितने टाइम में डी एक्साइट हो जाता है। ये टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड। और यहां पे अगर मैं देखता हूं तो 10⁻⁸ सेकेंड और 10⁻�6 सेकेंड मैं इस तरह लिख सकता हूं। तो ये देखिए कि वो जो टाइम होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन वापस आता है वो बहुत शॉर्टेस्ट टाइम है, यानी ऑलमोस्ट
एक सेकंड का करोड़वां हिस्सा है, 1 बिलियन हिस्सा है ऑलमोस्ट। तो ये टाइम यानी उस टाइम का तकरीबन 1 मिलियन पार्ट है। 10 पावर 6 मीन्स 1 मिलियन। तो ये उसका जो है ना 1 मिलियन पार्ट है, यानी ये उसका 10 लाखवां हिस्सा है उसी टाइम का। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम है। इलेक्ट्रॉन बोट्स यानी शॉर्ट टाइम में एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं। और अब हम जाते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर V जो है ना, यानी जिसको हमने यूं लिखा, वो 1.6 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड हो कॉपर में, तो आप मीन फ्री पाथ कैलकुलेट कर ले। तो मीन फ्री पाथ जो है ना, ये टाउ को हमने लिखा था L/V। अब टाउ हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहां से अब हम L कैलकुलेट करते हैं, वो V टाइम्स टाउ होगा। तो V टाइम्स टाउ, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। L आ जाएगा, V जो है ना वो 1.6 10 raised to the power 6 मीटर पर सेकेंड है, और टाउ जो है ना वो 2.5 10 raised to the power -8 सेकेंड है। तो इसको अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड कैंसिल, तो ये मीटर में आ जाएगा, और ये आ जाता है 4 × 10 raised to the power -8 मीटर। अब इसको मैं जरा समझने के लिए कि ये कितना स्मॉल डिस्टेंस है, इसको मैं जरा कंप्रेहेंसिव बनाता हूं। अगर इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर लूं और 10 से डिवाइड कर दूं तो फर्क तो नहीं पड़ेगा। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 40 बन जाएगा, और ये वाला जो 10 है नीचे, इसको अगर मैं ऊपर ले आऊं तो ये -9 हो जाएगा। तो ये बराबर है 40 नैनोमीटर की। यानी नैनोमीटर 10 पावर -9 मीटर होता है। 1 नैनोमीटर इज 10 पावर -9 मीटर। तो 40 नैनोमीटर जो है ना वो इसका पाथ है कि 40 नैनोमीटर तक एवरेज यानी ये नहीं टकराता दूसरे किसी इलेक्ट्रॉन या एटम से। अब अगर मैं यहां पे जो एटम्स अरेंज्ड हैं उनकी जो अप्रोक्सीमेट या एवरेज स्पेसिंग है वो 0.2 नैनोमीटर है। यानी वो जो एटम्स इधर पड़े हुए हैं उनका आपस का फासला जो है ना वो 0.2 नैनोमीटर है। तो मैं इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं। अगर इस 40 को मैं यानी 0.2 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.2, तो ये 5 हो जाएगा, ऊपर जाएगा 5 × 4, ये तो ये 200। यानी इसको मैं एटॉमिक स्पेसिंग कह सकता हूं। एटम्स एक दूसरे से इतने दूर है, तो 200 एटॉमिक स्पेसिंग आ जाएगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम से या और इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो तकरीबन 200 एटम्स को छोड़ के टकराता है, और फिर भी इतना कम टाइम लगता है। यानी उसका जो मीन फ्री पाथ है, मीन फ्री पाथ उसका 200 एटम स्पेसिंग के बराबर है। यानी अगर वो यहां टकरा गया तो उसकी जो अगली टक्कर है वो तकरीबन 200 एटम्स छोड़ के जो है ना वो होगी। तो इस एग्जांपल से हमें अच्छा खासा आइडिया जो है ना वो हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर जो है ना
वो कंडक्टर्स में क्या होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को जो है ना वो एड्रेस कर दें कि डज रेजिस्टेंस चेंज व्हेन टेम्परेचर चेंज, यानी टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है किसी कंडक्टर का या सेमीकंडक्टर मटेरियल का, तो क्या रेजिस्टेंस उसका चेंज होगा, यानी वो इंक्रीज या डिक्रीज होगा। तो इस चीज को हम एड्रेस करते हैं टॉपिक 27.4 में, और ये है रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर। अब हमें एक जिस तरह थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि आइडियल इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल या फ्री गैस मॉडल, उसको जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। लेकिन इसका जो एक्चुअल इक्वेशन है वो ये है कि रो जो है ना वो रेजिस्टिविटी बराबर है रो नॉट और 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। अब इस इक्वेशन में रो जो है ये रेजिस्टिविटी है ऑफ अ मटेरियल एट एनी टेम्परेचर, यानी किसी भी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टिविटी होती है वो रो है। और रो नॉट इज यूजुअल, दिस इज द रेजिस्टिविटी एट रेफरेंस टेम्परेचर। अब रेफरेंस टेम्परेचर जो है ना वो यूजुअली हम रूम टेम्परेचर लेते हैं, यानी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके बाद T जो है ना वो एनी टेम्परेचर है जो कि डिग्री सेंटीग्रेड में है, और T नॉट जो है ना वो रेफरेंस टेम्परेचर है, कि हमने रेफरेंस टेम्परेचर जो है ना वो क्या रखा हुआ है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है अल्फा, और अल्फा को हम कहते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे।